चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ होमवर्क क्वेश्चन एंड देन फॉलोड बाय द डीपीपी क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आई होप आपने सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, आई थिंक इस चैप्टर में कैलकुलेशन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेज तक नर्स इक्वेशन अगर आप अप्लाई करेंगे वहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है, बट उसके अलावा कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है। सारी कॉमन सेंस है कि कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करना है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो उसके अलावा नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। यस, लेट्स बिगिन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे थे हम। अब यहां पे आपको क्या कहा था मैंने कहा था आपको कि ये जो प्रोसेस है, हम जब नर्स इक्वेशन लिखते हैं कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ Q, तो हमें यहां पर Q की जगह चाहिए KSP, राइट। KSP का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नथिंग एल्स। तो मुझे ये जो Q आता है, ये आता है नेट सेल इक्वेशन से। तो नेट सेल इक्वेशन इस तरह की होनी चाहिए कि उसका अगर मैं रिएक्शन कोशेंट लिखूं तो वो KSP के बराबर आएगा। तो बेटा AGI के लिए अगर आप देखोगे तो KSP क्या होगा AGI के लिए, मतलब Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन, राइट। तो मतलब ये मुझे प्रोडक्ट में चाहिए। तो इसलिए मेरा जो नेट सेल रिएक्शन है, इट शुड बी कि Ag पॉजिटिव और आई नेगेटिव प्रोडक्ट में चाहिए मुझे। तो इट शुड बी लाइक AGI गिव्स यू Ag पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, ये चाहिए मुझे नेट सेल इक्वेशन। अब ये मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास दो रिएक्शन आपको दिए हुए हैं। पहला वाला आपका क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला भी ऑक्सीडेशन है। तो बच्चे ये वाला भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दूसरा वाला भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ओके, तो इन दैट केस अब आपको देखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले का अगर आप देखेंगे तो ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये ज़्यादा है, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिलेटिवली कम है। तो इस वाले को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये वाला आपका एनोड बनना चाहिए और नीचे वाला आपका कैथोड बनना चाहिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दैट ये अगर आएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट में AGI आ रहा है, और ये अगर कैथोड बनेगा तो Ag पॉजिटिव आपका रिएक्टेंट में आ रहा है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन उल्टी आ रही है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने ये जो E0 की वैल्यूज तो दी हैं, बट हैव दे गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज लाइक थोड़ा सा मिसलीडिंग है, पर चलो फिर भी। अब मैं आई डोंट नो कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है क्या नहीं किया है, बट गिवन द डेटा, क्योंकि जब आप एक हाफ सेल इक्वेशन के आगे E0 लिखते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसी का पोटेंशियल है वो। तो अगर ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो। तो एनोड पे आपका फिर क्या होना चाहिए, तो इनके गिवन डेटा के अकॉर्डिंग एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड पे आपका Ag प्लस आई नेगेटिव गिव्स यू AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन रहा है। और कैथोड पे जो आपका रिएक्शन हो जाएगा दैट विल बी Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों में इसका E ऑक्सीडेशन लिखते हैं 0.152 और नीचे इसका E रिडक्शन लिखते हैं दैट इज प्लस 0.800। ठीक है, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Ag पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव गिव्स यू AgI। और यहाँ पे जो E सेल आएगा वो क्या आता है, E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन E हो गया, रिडक्शन E हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 0.952 वोल्ट। तो ये आ गया हमारे पास नेट सेल। पर ये जो नेट सेल है इसमें तो KSP क्या आ रहा है, डायरेक्टली तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके नर्स इक्वेशन लिखते हैं तो E इज इक्वल टू E0, और E0 की वैल्यू है 0.952 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इन्वॉल्व, लॉग ऑफ 1/KSP आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में ये ऊपर है ये नीचे है। तो रुको थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, लेफ्ट में जगह ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ 1/KSP आ जाएगा। तो बाहर अगर आप यहाँ प्लस साइन कर देते हैं तो ये KSP फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ KSP इस तरह से लिख सकता हूँ उसको मैं। बस आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये जो E की वैल्यू दी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ KSP फॉर AGI। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड गिव यू, इसमें
अच्छा हाँ, एक चीज़ हम भूल गए ना, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में ई सेल तो जीरो होता है, ई सेल जीरो है, दैट इज 0.952 या -0.952 इज इक्वल टू 0.0591 इंटू लॉग ऑफ के एस पी। ठीक है, तो लॉग ऑफ के एस पी कितना रहेगा, -0.0952 अपॉन 0.0591। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम आपका -0.72 दिया, Fe2 पॉजिटिव टू आयरन आपका -0.42 दिया, द पोटेंशियल फॉर द सेल, ये वाला सेल अगर हम बनाना है तो उसका आपको निकालना। देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको नॉन इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम एनोड पे देखेंगे तो एनोड पे आपके पास रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, देखो अब ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, किसका हायर है, आयरन का, तो दैट विल बिकम कैथोड, और क्रोमियम वाला बन जाएगा आपका एनोड। तो एनोड पे फिर क्या होगा, क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू आयरन। ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 हैं, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा 2 2 6 और 3 6 3 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, एंड ये आ गया 3 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 क्रोमियम गिव्स यू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 आयरन। तो यहाँ अगर इसका आप नॉन इक्वेशन लगाते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट। अब देखो कैथोड पे क्या है, इसका ई नॉट कितना था कैथोड का, -0.42, और एनोड का एनोड कितना था, -0.72। तो राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा आपका कैथोड -0.42 माइनस -0.72। ठीक है, तो प्लस 0.3, तो नॉन इक्वेशन अप्लाई कर लो, तो E इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.0591। और देखो बैलेंस्ड इक्वेशन, अब आपको मैंने बताया कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन के लेते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे थे, तो 6 लॉग ऑफ Q, तो प्रोडक्ट में क्रोमियम 3 पॉजिटिव रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय Fe2 पॉजिटिव रेज टू पावर 3। क्रोमियम और आयरन का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो मेटल है, मेटल सॉलिड होता है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बस यहाँ पर अब दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी है, क्रोमियम का 0.1 है, तो इस कंसंट्रेशन को 0.1 लिख लो, Fe2 पॉजिटिव आपको 0.01 दिया हुआ है, सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, एंड दिस विल कम आउट टू बी ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विद बी नेगेटिव इफ रिडक्शन। देखिए अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, उसका रिडक्शन है तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। तो इसके लिए अगर आप नॉन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट जो कि 0 है, -0.0591 डिवाइड बाई 2, और लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 2। ये आपके पास नॉन इक्वेशन आ गई। अभी बोल रहा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव कब होगा। देखो अब अगर प्रेशर आप 1 atm ले रहे हैं, ओके, और 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, बेसिकली बाहर ही जो नेगेटिव साइन है इसको मेरे को कैंसिल करना है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। अगर H पॉजिटिव मेरा, देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और H पॉजिटिव की 10⁻⁻1 और ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻+2 चला जाएगा। ठीक है, तो 2 2 कैंसल आउट, स्टिल नेगेटिव रहेगा। यस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका नेगेटिव तो आ ही रहा है, राइट। एंड बी में अगर आप देखेंगे प्रेशर ऑफ H2 भी 2 है, एंड यहाँ पे H पॉजिटिव 1 है, तो ये 10⁻⁻1 और 2 हो जाएगा, तो ऊपर 10⁻², तो आई थिंक ये ऑप्शन में आ जाएगा। इसको अगर हम 1 ले लेते हैं और ये 0.1 लेते हैं तो हो जाएगा -0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻²। ठीक है, तो 2 बाहर आएगा, लॉग 10 1, 2 2 उड़ गया, तो -0.0591। तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव आ ही रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2 × 10⁻²। तो अगेन नेगेटिव ही आना है वो सेकंड वाले में भी। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, ये थोड़ा सा फालतू से क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज दिस इज
तो बराबर ही आ रहा है। बिकॉज ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव रखने के लिए ये वाली जो टर्म है ये आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मतलब ये पॉजिटिव तब होगा व्हेन प्रेशर ऑफ H2 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ H2 आपका 1 है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ओ हो ओके 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 गॉट इट। मैं तो पोपट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, क्यों? आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे थे? यस, जल्दबाजी में मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, एच पॉजिटिव लिखा है, थॉट इट इज पीएच, तो मैं 1 को यहाँ पर 10⁻⁻1 लेके कर रहा था। यस, दैट वाज अ ब्लंडर। ठीक है, ये होता है जल्दबाजी में, आदत होती है ना कि पीएच दिया होता है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन डायरेक्टली दी नहीं होती। तो मुझे अगर इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव रखना है तो ये वाला टर्म मुझे पॉजिटिव चाहिए, लॉग ऑफ समथिंग जो है वो पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस प्रेशर ऑफ H2 शुड बी ग्रेटर देन H पॉजिटिव का स्क्वायर। तो पहले में तो ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों बराबर हो गए। 1 1 करके क्या रहेगा, log 1, ये हो जाएगा, उड़ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट में 0 आ रहा है। सेकंड में प्रेशर आपका 2 है, नीचे 1 है। हाँ, तो सेकंड वाला, ओके 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 गॉट इट, सेकंड वाला बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 11, अब थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज फॉर 2 hours through an electrolytic cell containing a molten salt of metal X. This results in the decomposition of 0.25 mole of metal X at the cathode. Okay, the oxidation state of X in the molten salt. अब देखो ये आपका फेराडे लॉ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सीधा सा फंडा आप लगाओ कि M इज इक्वल टू जेड आई टी, दैट इज EIT डिवाइड बाय 96,500। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके, अब आपको बोला है कि करंट 10 एम्पियर का है। ठीक है, और ई की अगर हम बात करें तो ई बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, या जो कि आपका मेटल की बात हो रही है ना, मेटल एक्स, हाँ तो वहाँ पर एटॉमिक वेट आ जाएगा, तो यह रहेगा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे हम, ई को अलग से कैलकुलेट कर लेते, तो ई इंटू करंट इज 10, और टाइम किस में लेना होता है आपको, टाइम लेना होता है आपको सेकेंड्स में। ठीक है, तो दैट इज 7200 डिवाइड बाय 96,500, और ये जो मास आ जाएगा आपका, कितना डिपॉजिट हुआ है, दिस इज 0.25, नहीं अच्छा 0.25 मोल डिपॉजिट हुए हैं। ओके, तो फाइन, ये कर सकते हैं। तो मास क्या आ जाएगा, ई को मैं लिख लेता हूं एटॉमिक वेट इंटू 720 डिवाइड बाय 965, और डिवाइड बाय नीचे एन फैक्टर। तो बेटा गिवन में मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो गिवन मास अपॉन जो एटॉमिक वेट है वो नंबर ऑफ मोल है, तो दैट इज 720 डिवाइड बाय n टू 9065, और ये आपका नंबर ऑफ मोल आ गया जो आपको 0.25 दिया हुआ है, और ये जो n है आपका n फैक्टर, यही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का दिस आंसर शुड बी अराउंड 3। देन क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर एट द कैथोड। देखो कॉपर के लिए मैंने आपको पीछे जब एग्जांपल दिया भी था कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 1 मोल आयंस हैं तो उसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है 1 मोल कॉपर के लिए, मतलब 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए, और मुझे पूछ रहा है कि 6.35 के लिए कितना होगा, इसका 1/10, तो दैट इज 0.2 फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर 6.35 ग्राम के लिए। तो 0.2 फैराडे में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 फैराडे इज एक्चुअली 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, तो 0.2 फैराडे कितना हो गया, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका चार्ज। ठीक है, तो दैट इज Na/5, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, अब 2 फैराडे की बात आई, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, अगेन अभी आपको बताया मैंने 2 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट होता है, दैट इज 63.5 ग्राम। देन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद, अब देखो ठीक है, जो भी आपका कंडक्टिविटी सेल होगा, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया,
ठीक है, ये बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है यहाँ पे, ये लेंथ आ जाएगी आपकी और ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज 100। तो ओरिजिनल जो आपका रेजिस्टेंस है R1 दैट इज 100 ओम, कंडक्टिविटी इज 1.29 सीमेंस पर मीटर। अब देखो सीमेंस पर सेंटीमीटर नहीं है, पर मीटर है, तो यूनिट्स का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। और सीमेंस पर लेंथ क्या किसका यूनिट होता है, कापा का। तो कापा जो आपका 1 है दैट इज 1.29 सीमेंस पर मीटर। अब इस दो डेटा से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन ए इंटू 1 बाय आर, राइट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 1 अपॉन रो है, यही तो आपका कप्पा होता है। तो 1.29 इज एक्चुअली एल अपॉन ए, दैट इज सेल कांस्टेंट इंटू 1 बाय आर, तो 1 बाय 100। तो यहाँ से आपका जो एल बाय ए की वैल्यू है सेल कांस्टेंट, देखो सेल सेम रहेगा, इस सेल में मैं कोई एक सॉल्यूशन रखूं या दूसरा सॉल्यूशन रखूं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सेल की जो लेंथ है और एरिया वो सेम रहेगा। तो एल बाय ए आपका सेम रहता है, आप सॉल्यूशन बदलते रहेंगे, रेजिस्टेंस बदलता रहेगा, कप्पा बदलता रहेगा, पर एल बाय ए सेम रहेगा। तो इसलिए हम एल बाय ए को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एल बाय ए कितना आ रहा है, 100 इंटू 1.29 दैट इज 129, ठीक है। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, पर मीटर। ओके, क्योंकि ये पर मीटर में चल रहा है यहाँ पे कहानी। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज, अब रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन filled with 0.2 मोलर ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज 520। अच्छा, अब कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी, रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो कप्पा भी बदल गया। तो अब जो नया कप्पा है वो कितना आ जाएगा, एल बाय ए तो कि 129 है इंटू 1 बाय आर 1 बाय 520, तो ये कप्पा 2 आ गया। ओके, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए लेमडा एम आपने पढ़ा ना, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। ये तब होता है जब आपको कप्पा के यूनिट दिए होते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर में, अगर पर मीटर में है, ठीक है, व्हेन यूनिट्स ऑफ कप्पा आर सीमेंस पर सेंटीमीटर, और ये होता है कप्पा इंटू नहीं आएगा, कप्पा अपॉन एम इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 होता है जब यूनिट्स आपके सीमेंस पर मीटर में हो, ये ध्यान रखना। 1000 ऊपर रहेगा अगर सीमेंस पर सेंटीमीटर में, 1000 नीचे आ जाएगा अगर सीमेंस पर मीटर में है। तो बस कप्पा की वैल्यू आपने कप्पा 2 निकाल ली है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, और मोलैरिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको 0.02 वहाँ पर दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। बस सॉल्व दिस एंड द आंसर शुड बी डी ऑप्शन। चलिए, तो अब डीवीबी की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों ने सबने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखा है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं तो बाद में जब ज्वाइन करोगे तब कर लेना, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm, the specific conductance of the solution is 1.4 सीमेंस पर मीटर। अब देखो एग्जैक्टली जैसा हमने क्वेश्चन अभी किया, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन 2006 में आया था AEEE में, अब ये 2014 में आया हुआ है। तो इनिशियल आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपको दिया है और कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन, तो एल बाय ए निकालेंगे आप। तो एल बाय ए कितना रहेगा, कितना आता था, जस्ट अ सेकंड, तो 1 बाय रो इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू 1 बाय आर, ठीक है। तो एल बाय आपका आर इंटू कप्पा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 50 और कप्पा इज 1.4, ठीक है। तो ये पर मीटर आ जाएगा, तो पर मीटर आपको ध्यान था पीछे मैंने आपको बताया था, पर सेंटीमीटर में होगा, पर मीटर में होगा, तो क्या क्या चेंजेस वहां पे करने हैं, राइट। देखिए अब द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम। अच्छा, मोलैरिटी आपने चेंज कर दी तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, पर कोई बात नहीं। तो कप्पा इज इक्वल टू एल बाय ए इंटू 1 बाय आर, तो एल बाय ए तो आपका सेम रहेगा 50 इंटू 1.4 इंटू 1 अपॉन नया रेजिस्टेंस आपका 280 है, तो ये कप्पा 2 की वैल्यू आ गई, ये कप्पा 1 था ओरिजिनली। नाउ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर, अगेन वही लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 करते हैं जब हम किस में लेते हैं, पर सेंटीमीटर में, पर डिवाइड बाय 1000 करते हैं जब हम किस में लेते हैं, पर मीटर में। तो यहां पर आपको क्योंकि पर मीटर में वैल्यू दी हुई है, और फाइनली अच्छा
पर ये सीमेंस मीटर स्क्वायर में ही पूछा हुआ है। यस, यहां पर आपको जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सीमेंस मीटर स्क्वायर में पूछा है, सेंटीमीटर में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, जबकि ऊपर क्या था आपका, अच्छा यहां पर भी मीटर स्क्वायर में पूछा हुआ था। देन रुको, आई थिंक यहां पर कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन का यूनिट्स की गड़बड़ी तो हुई तो नहीं है कहीं पे। यहाँ पे ये पर मीटर में है, कप्पा आपका ठीक है सेंटीमीटर में ले रहे हैं, लैम्डा एम आपका आएगा। आई थिंक इसके केस में क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज राइट। क्योंकि मोलैरिटी आपकी जो मोल पर लीटर में होता है, 1 मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1000 लीटर्स। ठीक है, तो वो मोल पर लीटर था, उसको भी अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ठीक है ये चलेगा। तो यहां पर आपका इस वाले केस में फॉर्मूला कितना आ जाएगा, क्या अप्लाई करेंगे, कप्पा डिवाइड बाय 1000 × m। ठीक है, बस सॉल्व दिस, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 × 1.4 × 1/280 divided by 1000 into molarity is given out to be 0.5। तो ये वैल्यू किससे मैच करती है, लेट मी जस्ट कैलकुलेट। ओके, ये आ गया आपका सिंपल 5 × 10⁻⁴। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पर यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ लैम्डा NaOAC एंड लैम्डा नॉट HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर आर 91 and 426.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। द कैलकुलेट HOAC का मतलब एसिटिक एसिड का, तो क्या चाहिए होगा, देखो एसिटेट का दिया आपको, NaOC का मतलब है CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव का मिला के आपको दिया हुआ है कितना, 91। ठीक है, और HCl का तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव का मिला के आपको दिया हुआ है 426.2, और हमें निकालना है CH3COOH। तो उसके लिए मेरे को जो एसीटेट आयन है वो तो यहाँ मिल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ मिल जाएगा, पर ये जो Na और Cl एक्स्ट्रा है इनको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो NaCl का मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो NaCl का एडिशनल अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो और माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव में कर दूँ, ठीक है, तो बस वैल्यू निकल जाएगी मेरी। मान लो ये x है, तो पहले दो को इनको ऐड करना है और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो NaCl की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन H2O आर, ओके इसका, अरे यार ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया। ये 2006 में पूछा है, 2007 में पूछा हुआ है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन रिपीट, 2 साल लगातार क्वेश्चन रिपीट हो गया। नाइस। इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज एज फ्यूल एज ऑक्सीजन गैस इज यूज एज ऑक्सीडाइजर। यस, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूल सेल में आप कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपका H2O2 वाला टाइप कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिथेनॉल का कंबशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। at 298 Kelvin स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH3OH एंड H2O CO2 सारा का सारा आपका डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेटा अगर डेल्टा G रिएक्शन के लिए मैं निकालना चाहूँगा तो वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के लिए क्या आ जाएगा, CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो CO2 की वैल्यू कितनी है, CH3OH का ये है, सेकेंड वाला H2O का है, थर्ड वाला CO2 का है। ओके, तो CO2 का आ जाएगा -394.4, राइट इट थोड़ा अच्छे से, -394.4, और वाटर के 2 मोल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो वाटर का आ गया आपका सेकेंड नंबर पे 2, तो प्लस ट्वाइस ऑफ -237.2, ये माइनस रिएक्टर में CH3OH, क्योंकि O2 तो आपका स्टैंडर्ड स्टेट में उसका तो कुछ नहीं आएगा, तो CH3OH का कितना है -166.2, एक ही मोल है, बस ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये जो डेल्टा जी आपका आएगा, अब एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे निकालोगे? देखो, ये जो आपका किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो? मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए और आपको 100 रुपये वापस मिल गए, ठीक है, आपने 100 की इनपुट दिए, 100 का आपको आउटपुट मिल गया, तो आउटपुट अपॉन इनपुट आपका सेम है। पर अगर आप 100 रुपये की इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आपको 50 का मिल रहा है, तो एफिशिएंसी तो 50% हुई ना। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो डेल्टा जी जो आपका वो क्या होता है, यूजफुल वर्क डन आपका कितना कर पाएगा रिएक्शन। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो भी आपकी, ये आपके आउटपुट में आएगी, और जो इनपुट था वो आपका डेल्टा एच है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल इज 726, ये आपका इनपुट है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 कर लीजिए, तो आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल कम आउट टू बी 97% ऑन सॉल्विंग। इन लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है? देखो, यहां पर जो आपका एनोड है वो होता है आपका लेड, वो PbSO4 बनाता है, और कैथोड पे ऑलरेडी PbO2 होता है, तो PbO2 आपका PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में ही ये जनाब 0 से +2 में जा रहे हैं और ये जनाब +4 से +2 में जा रहे हैं, तो फाइनली PbSO4 ही बनता है और H2SO4 कंज्यूम होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 कंज्यूम होता है, इसलिए आप देखेंगे जब गाड़ी पुरानी होती है तो बैटरी में क्या होता है, बोलते हैं ना एसिड का थोड़ा वो हो गया है, डलवा लो एसिड को, टॉप अप करवा लो, ठीक है। तो H2SO4 आपका डाइल्यूट होता जाता है क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, और प्रोडक्ट में बन रहा है वाटर। तो वाटर बनने की वजह से क्या था, जो एसिड था वो और ज़्यादा और डाइल्यूट होता चला गया, क्योंकि पानी की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा डाइल्यूट ही होगा वो। तो डेंसिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है और बैटरी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती जाती है। देन सेवरल ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ अ शिप टू। देखिए, शिप के बॉटम में मैग्नीशियम क्यों लगाते हैं? मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट वाटर बहुत कोरोसिव होता है, तो उसको कोई रिएक्ट करने के लिए चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं लगाया होगा तो वो डायरेक्टली शिप का जो हल है ना, शिप का जो मेन सरफेस है, हल जो का जो सरफेस है, उसके मेटल को कोरोड करना वो स्टार्ट कर देगा। एंड हम वो नहीं चाहते कि आपके जहाज में छेद हो जाए, राइट, पूरा कोरोड हो जाए वो, क्योंकि उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, बिलो वाटर में रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम वहाँ पर मैग्नीशियम के ब्लॉक्स उसके साथ बांध के रखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सी वाटर उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा, मेन जो हल है ना, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो शार्क का कोई काम नहीं है, हल्का करने का कोई काम नहीं है, प्रिवेंट द कोरोसिव एक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, IIT का पुराना प्यारा क्वेश्चन है ये, नन्ना सा मुन्ना सा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब आपको वैल्यूज दी है यहां पर इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की, ठीक है, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा, तो अच्छा रहता है। एक क्वेश्चन से क्या होता है, आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इन एन एक्व सोल्यूशन E0 इज 0.96, ओके, तो SRP ऑफ नाइट्रेट आपका 0.96 दिया हुआ है और बाकियों का कुछ भी दिया हुआ है। द पेयर ऑफ मेटल दैट आर ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट, देखो SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो 0.96 एक अच्छी बड़ी वैल्यू है ना। तो ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर लेगा, जिनका इससे कम है। इनका कम किस किस का है, वेनेडियम का, यस कम है, ठीक है, एंड इसका आयरन का, यस ये वाला भी कम है, एंड गोल्ड का नहीं, ये ज़्यादा है, इसको नहीं कर पाएगा, गोल्ड को नहीं कर पाएगा, तो गोल्ड वाला उड़ा दो। और मरकरी को कर लेगा, 0.86 है वो 96 है, हाँ उसको भी कर लेगा। तो वेनेडियम और मरकरी यस, मरकरी और आयरन यस, आयरन और वेनेडियम यस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो ये आ गया ना आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ऊपर, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम इसीलिए पढ़ रहे थे कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अब आपको आगे पूछा जा सकता है, किसमें, जेई में, नीट में, मतलब नीट में तो हाँ, नीट में भी ग्राफ पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका जेई एडवांस्ड 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ x इज एडेड स्लोली टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ y। अब ये आपका x है, ये आपका y है नाउ, तो y का ऑलरेडी था, उसमें x आप ऊपर से ऐड कर रहे हो, तो ये
पी में अगर आप देखेंगे तो ये वीक एसिड का सोल्यूशन था, उसमें आप एक्स ऊपर से ऐड कर रहे हो, ठीक है, 3 डिग्री अमीन जो कि एक बेस है। द वेरिएशन इन कंडक्टिविटी ऑफ दीज रिएक्शंस इज गिवन इन द कॉलम 2, ओके। अब अगर वीक एसिड का अपनी कंडक्टिविटी, जो आपको याद होगा जब हमने कर रहे थे कि वीक एसिड की अपनी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, और जैसे आप उसमें कुछ बेस डालते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा, वहां पर आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट पूरी तरह से आयनाइज होता है तो थोड़ा सा फिर भी कंडक्टेंस में इंक्रीज आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा इंक्रीज आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये वीक बेस है, उसमें आप एसिड स्टार्टिंग में वीक एसिड है, उसमें आप बेस डालोगे तो बेटा एसिड बेस से आपका सॉल्ट बनेगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, वीक एसिड प्लस उसका स्ट्रॉन्ग विद अ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट फिर भी थोड़ा सा बफर एक्शन भी आएगा शुरुआत में, है ना, तो यहाँ पर बफर एक्शन भी आएगा। तो कंडक्टिविटी धीरे 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 क्या होनी है, डिक्रीज करेगी स्टार्टिंग में, नहीं शुरुआत में ज़्यादा तो थी नहीं, शुरुआत में कम थी, तो पी का 1 तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन तो साफ नहीं उसकी, आपने ऊपर पढ़ेंगे ग्राफ। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एंड देन डज नॉट चेंज मच, ओके, डिक्रीज तो अभी आपको बोल दिया कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो पी का सेकंड तो नहीं होगा। इंक्रीज, ओके, अभी इंक्रीज हो सकता है या डज नॉट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेज लास्ट में। अब देखो लास्ट का फंडा भी देख लेते हैं कि लास्ट वाले में क्या होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, I just need to reply to one important message. यप, देखिए अब जब ये फाइनली आप बेस इसमें डाल के पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जो सॉल्ट बनेगा, आपको क्या लग रहा है उसकी कंडक्टिविटी, और अगर आप ये 3 डिग्री अमीन डालते रहेंगे उससे कुछ बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी में गेन आएगा क्या, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, नहीं, तो बहुत ज़्यादा उसके बाद इंक्रीज करेगी कंडक्टिविटी, नहीं ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि 3 डिग्री अमीन आपके एक्वस मीडियम में कुछ ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं एच बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत एच बॉन्डिंग तो कर लेगा पर ज़्यादा अच्छे से ये नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन की इंक्रीज कर रही है उसके बाद डजंट चेंज मच, और यहाँ पर डज नॉट चेंज एंड देन इंक्रीज, नहीं शुरुआत में इंक्रीज करेगा क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ 3 डिग्री अमीन डालते चले जा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा आयंस नहीं जनरेट करेगा ना उतने अच्छे, ठीक है, तो इसलिए कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड देन डज नॉट चेंज, तो ए वाला, ओके। देखो ये दो तो फिक्स हो चुके हैं आपके, अगर आपने सी और डी ऑप्शन आउट कर दें तो आपका आर और एस तो आपका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो आपको पी और क्यू में करना था। तो अगर आपको फिर भी डाउट है कि सर पी का 3 नहीं 4 भी हो सकता है, तो एक बार हम क्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो वाई के सोल्यूशन में हम एक्स को डाल रहे हैं, तो मतलब ऑलरेडी आपके पास AgNO3 का सोल्यूशन है, ठीक है, तो Ag पॉजिटिव नाइट्रेट आयन है, इसमें आप डाल रहे हो KI, फाइन, और फाइनली बनेगा आपका AgI, है ना, AgI बनेगा प्लस KNO3। तो देखो KNO3 का नाइट्रेट पहले भी था अब भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, AgI कर गया प्रेसिपिटेट, उसको हटा दो, तो बेसिकली Ag पॉजिटिव आयन को आप रिप्लेस कर रहे हो K पॉजिटिव आयन से, है ना, Ag पॉजिटिव आयन हटा के हम उसकी जगह क्या ला रहे हैं, हम K पॉजिटिव आयन लेके आ रहे हैं, तो ये भी लिख लो यहाँ पे, Ag पॉजिटिव आयंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय K पॉजिटिव, ठीक है, AgI का कोई खास कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होगा। तो धीरे धीरे सारा सारा ये जो KI डालते रहे AgI बनता रहा, जब Ag पॉजिटिव खत्म हो गया तो AgI बनना बंद हो गया। अब जो आप KI डाल रहे हो वो सिर्फ आयंस जनरेट करेगा, है ना, लास्ट में अगर आप KI डालोगे प्रेसिपिटेशन होने के लिए Ag पॉजिटिव बचा ही नहीं है, तो KI सिर्फ आयंस देगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो लास्ट में कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो उसका 3 नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग में बढ़ रही थी डजंट चेंज, नहीं, देन इंक्रीजेस तो आएगा। हाँ, कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज, हम ये बोल सकते हैं कि Ag पॉजिटिव आयंस और K पॉजिटिव की कंडक्टिविटी अगर काफ़ी कंपेरेबल है, क्योंकि साइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें शायद नहीं होगा, तो अगर वो काफ़ी कंपेरेबल है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा उनमें, पर लास्ट में तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, क्योंकि KI आप ऐड कर रहे हो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पर ऊपर आप 3 डिग्री अमीन ऐड कर रहे थे, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि वो कंडक्टिविटी को गेन करवाएगा, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, जहां पर आपको बताना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल रॉड को एनोड बनाया जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वहां से मेटल निकलता है, तो कैथोड तो नहीं बनाते उसको। एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट इज यूज इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जी, कॉपर में कॉपर सल्फेट यूज करते हैं।
एज इलेक्ट्रोलाइट। प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, यस। इम्प्योरिटीज नीचे एनोड मड में जाती हैं, इम्प्योरिटीज में आपके जो नोबल मेटल्स हैं वो भी होते हैं, और इम्प्योरिटीज उनको थोड़ा सा उनको भी निकाल सकते हैं बाद में, मतलब निकालते हैं, इम्प्योरिटीज को फेंकते नहीं एनोड मड को। इन ए गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज क्या क्या करता है, देखो। तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, यस। स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, हाँ, मतलब आयंस को, मतलब इंटरमिक्सिंग जो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही बीकर में जिंक रॉड डालो और उसमें कॉपर सल्फेट रख लो, रिएक्शन फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरी ही है। एंश्योर मिक्सिंग, मिक्सिंग तो बिल्कुल नहीं होने देता, वही तो प्रिवेंट करता है वो, है ना। तो ए एंड बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा एक इसको पढ़ लो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आई नीड सम वाटर। तो पानी पी लिया जाए और इसको एक ही फ्लो में ट्राई करते हैं, खत्म ही कर दें आज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होता हूँ, है ना, बोलने के लिए। यस। कैमरे की दिक्कत क्या होती है, कैमरे पे जब रहते हैं ना तो इट्स टू मच ऑफ लाइट, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी होती है तो दोनों तरफ से बहुत लाइटिंग आती है, फिर क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो दैट अफेक्ट्स आपका जो मतलब अटेंशन होता है ना, वो अफेक्ट होता है। और व्हेन आई एम सॉल्विंग आई एम टोटली वांट टू लाइक कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो देन अगेन लुकिंग एट द कैमरा, है ना, अगेन एंड अगेन, तो वो थोड़ा सा फ्लो उतना अच्छा नहीं रहता। तो दैट्स वाई आई प्रेफर के इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाउ, अब इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको यहाँ पे, एंड वैसे मैंने आपने नोटिस किया होगा मैंने ऑरेंज और रेड चेंज कर दी, अभी रेड की जगह ऑरेंज ले आया हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑरेंज इज मच मोर इजीली विजिबल, है ना। आई थिंक ऑरेंज में ज़्यादा सही लग रहा है ओवरऑल, तो सही है, बढ़िया। चलो देखो, करेक्ट पूछा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड, नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो बने वो कैथोड की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से चल के कैथोड तक जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। पहला वाला गलत हो गया, फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड गलत। विद इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, पानी में तो कभी भी नहीं जाते वो। माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट कैथोड मतलब तो बेवकूफ़ी होगी। माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, यस। देखिए, तो होता क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स। आधा सर्किट पूरा हो गया, बाकी का आधा, और बाकी का आधा जो वो आयंस की माइग्रेशन से पूरा होता है, जो कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होता है। तो आधा सर्किट आयंस की माइग्रेशन से होता है और आधा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस की मूवमेंट होती है और वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मास ऑफ कॉपर कुड बी प्लेटेड आउट, प्लेटेड आउट का मतलब है कि कितना रिड्यूस करके आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब कितना डिपॉजिट करवा सकते हो इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। देखिए, बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एक्को कॉपर सल्फेट फॉर 12 आवर्स एट 2 एम्पियर, तो m इज इक्वल टू ई आई टी, ई कितना हो गया, एटॉमिक वेट इसका 63.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एन फैक्टर कॉपर के लिए 2 होता है, और इंटू आई आ गया 2 इंटू 12 इंटू 3600 डिवाइड बाई 96,500। सॉल्व करें इसको जल्दी से, मैं भी इसको ज़रा कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, आई थिंक बी ऑप्शन आ रहा है इसका, यस, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ओ एक्स नेगेटिव टू एक्स नेगेटिव एंड एक्स नेगेटिव टू एक्स टू रिस्पेक्टिवली इतना इतना है। अच्छा, अगेन लैटिमर डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, सिंपल। देखो, अब इस वाले में देखा जाए तो
OX नेगेटिव से, नहीं नहीं नहीं, लैटिमर का, लेट मी चेक। OX नेगेटिव में सो ये X नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पर ये +1 था, यहाँ से ये -1 में जा रहा है, ठीक है, रिडक्शन। और X नेगेटिव से ये जा रहा है X2 में, -1 से 0, ये ऑक्सीडेशन। और ये बोल रहा है कि OX नेगेटिव से X2 में जाना है, ओके, +1 से 0, ठीक है, दैट इज रिडक्शन। E0 वैल्यू, हाँ ठीक है, चलेगा, लैटिमर से चलेगा ये। तो हायर वैल्यू कौन सी है आपकी? +1, तो OX नेगेटिव से चलाइए X2 पे, X2 से चलाइए X नेगेटिव पे। तो OX नेगेटिव से X2 ये पूछा हुआ है हमें, तो उसको E लेते हैं, ये +1 से 0 पे जा रहा है, एंड एक इलेक्ट्रॉन। और X2 से X नेगेटिव कितना हो जाएगा? X2 से X नेगेटिव, हाँ, अब हमें दिया हुआ है X नेगेटिव से X2 का, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं रिडक्शन, और X नेगेटिव से X2 आपका ऑक्सीडेशन आ गया, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने ये रिडक्शन वाले दिए हैं या फिर ये ऑक्सीडेशन दिए हैं, पर नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा इस तरह से किया, तो ये ऑक्सीडेशन ही होगा ये। तो इसका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है -1.36। अरे ये क्लोरीन वाला केस है ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36। तो X2 से X नेगेटिव कितना हो जाएगा? +1.36, ठीक है, रिडक्शन वाला। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मैं हाफ X2 ले लेता हूँ, दैट इज़ बेटर। और OX नेगेटिव से X नेगेटिव 0.94, +1 से -1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक है, E इंटू 1 प्लस 1.36 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.94, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 0.94 -1.36, ठीक है, एंड आई होप दिस शुड बी करेक्ट। तो अगर आंसर को भी कंफर्म कर लिया जाए, .52 ऑप्शन हमारे पास क्या है? 0.52 तो है ही नहीं हमारे पास, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ OX नेगेटिव टू X नेगेटिव एंड X नेगेटिव टू X2 दोनों दिए हैं, इन नॉट वैल्यू ऑफ दिस। आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ गलती हुई होगी। ओके, एक आप इसको देखते हैं, ठीक है, OX नेगेटिव टू X नेगेटिव आपका रिडक्शन वाला है, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला है, और अगर इन दोनों को मिला के अगर हम करें तो नेट सेल बन रहा है क्या? अगर ऐड करते हैं ये उड़ जाएगा, तो OX नेगेटिव टू X2, अच्छा ये नेट सेल बन जाएगा ये, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो डायरेक्टली सेल ही बन गया। मतलब कैथोड पे, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे आपका OX नेगेटिव टू X नेगेटिव आ गया, और एनोड पे X नेगेटिव टू X2 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेंशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस कर नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल ये है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यस, तो E0 सेल आ जाएगा, E कैथोड, जो कि वैल्यू दी है 0.94 माइनस एनोड। है ना, कुछ तो प्रॉपर्टी इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये अगर जो एनोड का इन्होंने दिया हुआ है, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है,
तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका अगर हम लेंगे तो दैट इज, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, प्लस 1.36 आ जाएगा। ओके, तो -0.42। यस, लेटिमर डायग्राम यहाँ पर नहीं लगा। अच्छा, मतलब सिंपल ये सेल दिया हुआ था। फाइन, चलो ठीक है, आई चेक इसमें लेटिमर डायग्राम वाला क्या क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही थी, क्योंकि लेटिमर डायग्राम से भी हो तो जाना है, होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इज 94 से 1.36 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो ओ एक्स नेगेटिव से एक्स और यहाँ से एक्स नेगेटिव, ठीक है, +1 0 -1 एंड दिस इज ई एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एक्स से एक्स नेगेटिव का 1.36, 1 electron, and this is 0.94 into 2 electrons. ई नॉट वैल्यू, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नर्स्ट इक्वेशन में, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है, कि लेटिमर से ये कहाँ दिक्कत दे रहा है, कर तो देगा ये। आई थिंक देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग आउट हेयर। ठीक है, चलो अभी इसको डिले नहीं करते। नेक्स्ट, by how much would the oxidizing power of MnO4 negative to Mn2 positive couple change if the H positive concentration is decreased 100 times? अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, MnO4 negative plus 8 H positive plus 5 electrons gives you Mn2 positive plus 4 H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट, जो भी था ई नॉट है, -0.0591 डिवाइड बाय 5 log ऑफ, अब Mn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही है, MnO4 नेगेटिव भी चेंज नहीं हो रही है, तो इनको लिखने का कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। H पॉजिटिव रेज टू पावर 8, देखो तो भी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बोल रहा है डिक्रीज 100 टाइम्स। स्टार्टिंग में काम करते हैं, इसको 1 1 1 तीनों को 1 ले लेते हैं, तो log 1 हो जाएगा, ये पूरी 0 होगी, तो मतलब शुरुआत में ये ई नॉट था। अब अगर इसको 100 टाइम डिक्रीज करते हैं, तो 1 से 100 टाइम डिक्रीज करते हैं 1/100, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो ओरिजिनली आपने 1 मोलर ली थी, उसको बाद में 10⁻² मोलर कर लो, तो 10⁻² रेज टू पावर 8 मतलब 10⁻16, राइट, ऊपर चला जाएगा 10⁻+16, 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.0591 इंटू 16 डिवाइड बाई 5, इतनी वैल्यू आएगी। तो इसको कैलकुलेट करो जरा, 0.0591 इंटू 16 डिवाइड बाई 5, तो यार ये 0.189, हाँ, तो ये जो ई नॉट माइनस इतना हो जाएगा ना ये, ठीक है, तो नई जो वैल्यू आएगी वो ई नॉट माइनस 0.189 इतना, तो मतलब 189 मिली वोल्ट से डिक्रीज कर रहा है, ये सबट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द मोलर कंडक्टेंस वैल्यूज ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड एट, अच्छा मोलर कंडक्टेंस दी है, ये भी ध्यान रखना कि मोलर दी है कि इक्विवेलेंट दी है। इक्विवेलेंट तो कैटायन एनायन की सीधा ऐड करनी होती है, कुछ नहीं करना होता। मोलर में नंबर ऑफ आयंस का फर्क पड़ता है। एट इनफाइनाइट रिलेशन गिवन 118.88 एंड दिस मच, CaCl2 का कितना है, तो देखो CaCl2 का अगर आप लैम्डा m निकाल रहे हो तो हो जाएगा लैम्डा m ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा m ऑफ क्लोराइड आयंस। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कितना है 118.88 इंटू 10⁻⁻4 प्लस ट्वाइस ऑफ 77.33 इंटू 10⁻⁻4, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। Then question number 16, in passing 3 farad of electricity through the 3 electrolytic cells connected in series, okay, हमारे पास Ag पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, सीरीज में, मोलर रेशियो इन विच द 3 मेटल आयंस आर लिबरेटेड। देखो 3 फैराडे आप पास कर रहे हो, तो इसके तो कितने इक्विवेलेंट हो जाएंगे बेटा, 3 इक्विवेलेंट्स। कैल्शियम के कितने हो जाएंगे 3 इक्विवेलेंट्स, और एल्यूमिनियम के भी 3 इक्विवेलेंट। तो Ag पॉजिटिव के 3 इक्विवेलेंट का मतलब है इसके 3 मोल, ठीक है, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए n फैक्टर क्योंकि उसका 2 होता है,
तो 3 इक्विवेलेंट में कितने रहेंगे इसके 1.5 मोल, तो 1.5 का मतलब है 3/2 मोल। और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में क्या होता है, 3 इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया इसका 1 मोल। ओके, तो मोलर रेशियो क्या आ गई 3:3/2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6:3:2, ये आ गया आपकी मोलर रेशियो। Then question number 17, the standard potential at 25 degree Celsius for the following half cell reactions are given as, तो जिंक और मैग्नीशियम दोनों के लिए दिए हुए हैं। When zinc dust is added to a solution of magnesium chloride, देखो अब क्योंकि जिंक के SRP की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जनाब बनेंगे कैथोड, ठीक है, मैग्नीशियम वाले को बनेगा एनोड। तो अगर हम जिंक डस्ट को, ठीक है, Mg क्लोराइड के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, मैग्नीशियम ऑलरेडी Mg2 पॉजिटिव में है, जिंक मेटल में है, तो जिंक तो कैथोड बन रहा है ना यहाँ पे, तो जिंक को तो रिड्यूस होना है, तो जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन है ही नहीं तो रिड्यूस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो जिंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैग्नीशियम एनोड बनना था। तो अगर मैग्नीशियम मेटल फॉर्म में होता तब वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जाता, पर वो तो पहले से ही मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फॉर्म में है और कुछ हो नहीं सकता उसका फर्दर ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑलरेडी मेटल फॉर्म में है तो उसकी कोई रिडक्शन नहीं हो सकती, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होने वाला। ओके डन, चलिए ये हो गया, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, बाकी ऑप्शन सारी बेकार की, किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, 18th, 9.65 ampere is drawn from a Daniell cell for exactly 1 hour. The loss in mass at anode and gain in mass at cathode respectively are, देखो Daniell cell में आपका आ गया जिंक कॉपर, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है। तो एनोड पे आपका क्या हो रहा है ये, और कैथोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे आपको कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे आपका जिंक घट रहा है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, देखो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, ये देख लो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई है 9.65 इंटू 1 आवर दैट इज 3600, और इसको डिवाइड बाय करो 96,500 से, ताकि आपका फेराडे में वैल्यू आ जाए, है ना, क्योंकि फेराडे में वैल्यू हमारे को चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो 0.36 आ जाएगा ये, ठीक है, 0.36 फेराडे। तो 0.36 फेराडे का मतलब ये है कि ये एनोड पे 0.36 इक्विवेलेंट घटेगा एनोड पे, और 0.36 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। अब देख लो कॉपर के लिए 1 इक्विवेलेंट कितना होता है 63.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये 1 इक्विवेलेंट का वेट है, तो उसके 0.36 इतने ग्राम कॉपर, और ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, चलो। और वैसे जिंक के लिए देखो, जिंक के लिए कितना आ जाएगा वो 65.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.36, तो कैलकुलेट कर ही लो साथ के साथ में, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपके आ रहा है 11.43, कॉपर आ रहा है 11.43, ओके, एंड जिंक कितना आ रहा है 11.77, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है, 11.43। रिस्पेक्टिवली क्या क्या पूछा है, अच्छा पहले एनोड पूछा है, तो पहले जिंक पूछा हुआ, ओके बी ऑप्शन, ठीक है, पहले जिंक पूछा हुआ एनोड फिर कॉपर, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन टू सॉल्यूशन ऑफ pH3 एंड pH6 आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, कंसंट्रेशन सेल वाला एग्जांपल आ गया ये, है ना, सेम आपका हाफ सेल है, बस कंसंट्रेशन की वैल्यू वहां पे अलग अलग की हुई है, तो ठीक है, तो ठीक है, एक एनोड ले लेते हैं और कैथोड ले लेते हैं, दोनों में क्या होगा आपका H पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड पे H2 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2, बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। अब बताओ कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किसकी कम होनी चाहिए, ये कैसे हम देखेंगे कि एनोड पे कौन सा H पॉजिटिव जाएगा 3 वाला या 6 वाला,
तो कोई बात नहीं, देख लो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। इसका E0 कितना लेते हो आप? 0 लेते हो। ओके फाइन। अब अगर ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में बढ़ाता हूं तो ये और फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो E की वैल्यू बढ़ेगी, और H पॉजिटिव को कम करता हूं तो E की वैल्यू घटेगी। ठीक है ना? आप इसका हाफ सेल भी लिख के देख लो, E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ H2 को 1 ले लो, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर मैं 1 लेता हूं तो ये पूरा 0, 1 के अलावा मैं कुछ और लेता हूं तो ये और नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ये E की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होती चली जाएगी जितना आप कंसंट्रेशन घटाओगे। तो pH6 इज 10 रेज टू पावर माइनस 6, काफी लोअर वैल्यू है। तो लोअर SRP का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए? एनोड बनना चाहिए। तो एनोड वाला आपका लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा, और कैथोड आपका रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन वाला होगा। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव जो आपका ये 10 रेज टू पावर -3 वाला है, और ये आपका 10 रेज टू पावर -6 वाला है। ऐड कर लो तो ये H2 गया, तो ये 10 रेज टू पावर -3 कंसंट्रेशन वाला जो H पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो रहा है 10 रेज टू पावर -6 वाले में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E0 0 है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेके करना है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेके करना है? मैं तो बोल रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन लेके कर लेते हैं इसको, तो 1 कर लेते हैं डिवाइड बाय 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका 10 रेज टू पावर -6 अपॉन 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, तो ये आ गया -3, तो दैट इज 3 इंटू 0.0591, बस तो आ जाएगा 0.177 ये ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं। ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट कॉपर इतना है, ये इतना है। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अब आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बेसिकली ये क्या करने को बोल रहे हैं हमारे को। ठीक है, अब मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड कुछ नहीं, आपको ई सेल निकालना है वहाँ पे, नथिंग एल्स। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे वाटर आपका H2O से H पॉजिटिव में जा रहा है। ओके, कॉपर का ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। दिस इज लाइक वाटर आपका अगर H पॉजिटिव में जा रहा है तो साथ में O2 जनरेट होगा, है ना? क्योंकि वाटर को मैंने आपको कहा कि पहले से ऐसा सोचो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में है, तो H पॉजिटिव से बाद में भी अगर H पॉजिटिव है तो मतलब उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो OH नेगेटिव में हुआ है। तो ये आपको एक्चुअली क्या दिया हुआ इसका, H2O आपका O2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एनोड पे क्या होगा? ऑब्वियसली H2 की ऑक्सीडेशन होगी, तो H2O गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो E0 है दैट इज -1.23 वोल्ट, और कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू कॉपर, और इसका E0 है प्लस 0.34। तो नेट सेल इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस कॉपर, और इसका जो E0 सेल आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ऐड कर लो सिंपल, 0.34 माइनस 1.23, ठीक है, तो माइनस 0.89 वोल्ट। तो ये जो सेल है ये नेगेटिव आ रहा है इसका, ये सेल अगर आप इस तरह का सेल बनाते हो तो उसका E0 सेल नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको स्पॉन्टेनियस करना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, तो मिनिमम इतनी वोल्ट की तो लगानी पड़ेगी ना यार, क्योंकि वो उसको जीरो कर देगा। इससे एक्स्ट्रा लगाओगे आप, मतलब प्लस 0.9 की लगा लोगे आप, तो नेट वो जो सर्किट का वोल्टेज है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और तब रिएक्शन फिर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि E0 सेल आपका नेगेटिव आ रहा है। तो मिनिमम आपको जो एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए थी वो 0.89 वोल्ट चाहिए, इससे ऊपर ही चाहिए एक्चुअली हमें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। कितने हैं अभी? ठीक है, आई थिंक 40 है ना? यस, 20 हम अगले सेशन में कर लेंगे, एंड
दैट विल बी डन। ओके, चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।